तो बच्चे हमने लास्ट लेक्चर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किया था उसमें हमने 3 फॉर्म्स पढ़ी थी। डिसॉल्व फॉर्म, 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज अ डिसॉल्व फॉर्म मूव करती है इन प्लाज्मा, ठीक है। बट ऑक्सीजन के केस में ये फिगर जो है वो 3% पे आ जाता है। तो बच्चे ऑक्सीजन जो है ऑल्सो मूव्स एज डिसॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में ये मूव करेगा डिसॉल्व होकर। बट बच्चे जो 97% पार्ट है यानी कि मैक्सिमम पार्ट जो है इट मूव्स एज ऑक्सी हेमोग्लोबिन, यानी कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके मूव करेगा। तो बच्चे बायोमोलिक्यूल्स के दौरान आपने पढ़ा था कि हेमोग्लोबिन में 4 चेन्स होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो हेमोग्लोबिन है उसमें 4 चेन्स होंगी, यानी कि हमारे पास, मैं इस तरीके से इसे फॉर्म में दिखा रही हूँ, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चे ये 4 चेन्स जो है इनके केस में आयरन है जो कि बाइंड करेगा ऑक्सीजन के साथ। तो हमारे पास एक हेमोग्लोबिन में 4 चेन्स होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है जो कि एक एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा और अल्टीमेटली हमारे पास ये हेमोग्लोबिन के 4 यूनिट जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं तो बन जाता है हमारे पास ऑक्सी हेमोग्लोबिन। हमारे पास 8 ऑक्सीजन एटम्स बाइंड करते हैं, यानी कि 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक पोजीशन पे, दूसरा दूसरी पोजीशन पे, तीसरा तीसरी और चौथा चौथी, यानी कि एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो कंप्लीटली 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके लेके जाएगा। तो बच्चे ये हमारे पास ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म है, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास एक ऑक्सीजन जो है 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन जो है ये हमारे पास ऑक्सीजन हो गए 4 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो बच्चे हम ग्राम्स में बात करेंगे, हमारे पास 1 ग्राम हेमोग्लोबिन जो है वो बाइंड करेगा, यानी कि वो मूव करेगा हमारे पास 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन, यहाँ पे तो हमने मॉलिक्यूलर लेवल पे बात की, मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट और नंबर के एस्पेक्ट से बात की। यहाँ पे हम ग्राम और ml ले रहे हैं। तो 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन बाइंड्स विद 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इतना हेमोग्लोबिन, 1 ग्राम हेमोग्लोबिन जो है 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो बच्चे अगर हम 100 ml ऑफ ब्लड ले, ठीक है, उसमें तो नियरली हमारे पास 15 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन होता है ना, ऑन एन एवरेज। तो 100 ml ऑफ ब्लड में हमारे पास 15 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन होगा। तो बच्चे हमारे पास अब 100 ml ऑफ ब्लड कितना कैरी करेगा, हम 15 ग्राम को, 1 ग्राम में इतना था, 15 ग्राम में 15 प्लस 15 मल्टीप्लाई 1.34 हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ हमारे पास जो 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो नियरली कैरी करता है हमारे पास 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो नियरली ऑन एन एवरेज 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। हम राउंड फिगर ले रहे हैं, हमारे पास जो फिगर आता है वो 19.5 और 6 के आसपास आता है। तो बच्चे हमारे पास 20 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कैरी होता है। अब बच्चे ये हमारे पास एग्जैक्ट फिगर मिल गया हमारे पास ऑक्सीजन का, जो कि 100 ml ऑफ ब्लड कैरी करेगा। 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन इतना, जिसमें से हमारे पास 100 ml में इतने ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन होते, तो 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो 20 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करेगा, राइट। अब बच्चे हमारे पास इस 20 ml ऑफ ऑक्सीजन जो कि नियरली 100 ml ऑफ ब्लड में मूव कर रहा है, उसमें से टिश्यू कितना कैरी करता है। तो बच्चे जब ऑक्सीजन उसके पास से निकल रहा है ब्लड के फॉर्म में, ब्लड के में डिसॉल्व या हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड, अब बच्चे इतना हेमोग्लोबिन जो है या इतना ml ऑफ ब्लड जो है उसमें से कितना ऑक्सीजन जो है वो मूव करेगा टिश्यूज के पास। तो 20 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मूव कर रहा है। अब 20 में से बच्चे हमारे पास जो 5 ml ऑफ ब्लड है वो मूव कर जाता है टिश्यूज के पास, मतलब 20 में से सिर्फ 5 ml oxygen moves to tissue।
तो मतलब हम कह सकते हैं कि 25% ऑक्सीजन जो है वो मूव करती है, बाकी 75% का क्या होता है, बाकी बाकी 75% कहाँ जाएगी, तो मुझे बाकी 75% जो है वो रहती है ब्लड में। तो जब भी हमारे पास लंग्स मसल जो है वो एक्सरसाइज यानी कि एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू करते हैं, कोई भी स्ट्रेस कंडीशन है, कोई भी स्ट्रेनस एक्सरसाइज आप कर रहे हो, उस दौरान इमीडिएट सप्लाई चाहिए होता है, तो ये 75% जो है ऑक्सीजन जो है जो कि ब्लड में रह गया, तो बच्चे वो 75% ऑक्सीजन जो ब्लड में रह गया है वो इमीडिएट सप्लाई की तरह काम करता है उस मसल के लिए। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमें इमीडिएट सप्लाई देने के लिए फटाफट ब्रीदिंग करनी पड़ेगी, पहले हमारे पास ये ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाएगा, यानी कि 75% जो बच गया ब्लड में वो यूटिलाइज हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास लंग्स जो है वो एक्स्ट्रा टेकअप करेंगे। ठीक है, तो बच्चे ये हमारे पास बेसिक फिगर्स है जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास उस जगह बाइंड नहीं करेगा जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करना। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास ये दोनों गैसेस जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करती है, एक दूसरे की बाइंडिंग पोजीशन के साथ इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन बच्चे हमारे पास जो बाकी गैसेस हैं जैसे कि ओजोन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये इंटरफेयर जरूर करती है। ठीक है, और बच्चे हमारे पास सबसे खतरनाक और सबसे हार्मफुल गैस दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, उसकी एफिशिएंसी हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की ज्यादा है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड भी उसी पोजीशन पे करता है जहां पे ऑक्सीजन को बाइंड करना है, और इरिवर्सिबल बाइंडिंग होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की, जिसकी वजह से सफोकेशन होना शुरू हो जाती है, टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता और अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म जो है उसकी डेथ हो जाती है सफोकेशन से, यानी कि एस्फिक्सिएशन से। तो इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका बॉडी में एंटर करना हार्मफुल होता है। ऑक्सीजन रिवर्सिबल बाइंडिंग कर रहा है, टिश्यू में जाके रिलीज हो जाएगा, बट कार्बन मोनोऑक्साइड इरिवर्सिबल बाइंडिंग करता है, वो रिलीज नहीं होता टिश्यू में जाके, ये कोवेलेंट बाइंडिंग करता है, जिसकी वजह से दिक्कत हो जाता है और बॉडी जो है वो सफोकेट कर जाती है। ठीक है, तो ये है हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब बच्चे हम बात करेंगे इससे रिलेटेड एक कर्व की, दैट इज ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो बच्चे हमारे पास ऑक्सीजन कहाँ बाइंड कर रहा है, हेमोग्लोबिन के साथ, तो हेमोग्लोबिन जो है उसकी सेचुरेशन के बारे में भी तो जानेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो किस तरीके से हेमोग्लोबिन को सेचुरेट करता है। ठीक है, और वो हम स्टडी करते हैं ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की हेल्प से, जो कि हमें कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स क्लियर करेगा ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन की बाइंडिंग से रिलेटेड। तो जो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व यानी कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो हमें बताता है हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के रिलेशनशिप को, यानी कि हमारे पास हेमोग्लोबिन किस रेट पे सेचुरेट करता है अगर ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ाया जाए। तो दिस कर्व tells us the relationship between saturation of hemoglobin and oxygen tension। ठीक है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन के बीच में, हेमोग्लोबिन सेचुरेशन के बीच में रिलेशनशिप बताता है। तो द रिलेशन बिटवीन saturation of hemoglobin एंड ऑक्सीजन टेंशन, ऑक्सीजन टेंशन में डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन करूंगी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इस टर्म को आप एफिशिएंटली रिलेट कर सकते हो। तो बच्चे इसके लिए मैं कर्व ड्रॉ करूंगी, एक सिग्मॉइड कर्व हमें मिलेगा, अगर हम इसका रिलेशन डिटरमाइन करेंगे नॉर्मल केस में तो हमें कर्व मिलता है दैट इज सिग्मॉइड कर्व। ठीक है, तो सिग्मॉइड कर्व को ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास आ गए दोनों एक्सेस, यहाँ पे हम प्लॉट कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन धीरे धीरे बढ़ेगा इस रेट पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम मेंशन करेंगे परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। ठीक है, अब बच्चे इसका कर्व जो है वो कुछ इस तरीके से आता है, ये नॉर्मल कर्व है जो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये सिग्मॉइड कर्व।
ठीक है, ये सिग्मोइड कर्व है जो यहाँ पे हमें मिलेगा जिस तरीके से। मुझे ये सिग्मोइड कर्व जो है, सिग्मोइड कर्व जो है वो इसीलिए ऑब्टेन होता है, क्या होता है, इनिशियली हमारे पास हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, हमने क्या किया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा रहे हैं, जैसे कि लंग्स के पास पहुंचा, ठीक है, हेमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा। हेमोग्लोबिन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है, हेमोग्लोबिन के साथ 4 साइड्स है, राइट, उसमें अगर एक साइड पे ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है तो बाकी 3 पोजीशंस के फिलिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बाकी 3 पोजीशंस भी फटाफट फिलअप होती है, यानी कि पहला बाइंडिंग जो है वो स्टिमुलेट करता है बाकी 3 साइड्स की बाइंडिंग को भी, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखते हुए ग्राफ को एनालाइज करेंगे। तो मुझे यहाँ पे देखो एनालाइज करें, यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड हो रहे हैं हेमोग्लोबिन के साथ। अब ऑक्सीजन बाइंड किया हेमोग्लोबिन के साथ, जैसे ही एक एक साइड फिल हुई होगी तो ऑक्सीजन के बाइंडिंग का रेट बड़ा होगा, जैसे मैंने कहा कि बाकी 3 साइड्स जो है वो इजीली और जल्दी फिल होती है, तो हमारे पास क्या हुआ, पहले इनिशियली बाइंडिंग हो रही थी, अब क्या हुआ, धीरे धीरे पार्शियल प्रेशर बढ़ते ही इमीडिएटली हमारे पास कर्व ऊपर आ गया, यानी कि हेमोग्लोबिन की सेचुरेशन जो है वो बहुत जल्दी रेट पे बढ़ी, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे पास जितने हेमोग्लोबिन उस पर्टिकुलर साइट पे अवेलेबल थे, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर बढ़ने पर भी वो हेमोग्लोबिन जो है वो सेचुरेट नहीं हुआ। वो क्यों सेचुरेट नहीं हुआ, क्योंकि सारी साइड्स तो फिल हो गई ना, सारी साइड्स इजीली फिल हो गई, तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास एक स्टैटिक रेंज आ गया, यानी कि एक स्टेशनरी फेज आ गया, जो जिसकी वजह से हमारे पास, जो कि हमें बता रहा है कि हेमोग्लोबिन अब कंप्लीटली सेचुरेट कर चुका है, ठीक है। तो ये है हमारे पास कर्व, यानी कि सिग्मोइड कर्व, जो कि ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे ये कंडीशन तो हम इस केस में बात कर रहे हैं जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ा, है ना, इस रेंज में बढ़ा, और बाकी चीजों की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी तो होगा, टेम्परेचर भी तो है वहां पे, पीएच चेंजेस भी तो हो रही होंगी, तो उसको भी तो कंसीडर करना पड़ेगा ना। तो सिर्फ ऐसा ही थोड़ा ना, एक नॉर्मल कंडीशन में बिल्कुल हम सारे स्टैंडर्ड कंडीशंस ले लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बॉडी में थोड़े ना काम होता है, बॉडी में तो बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, ठीक है। तो बच्चे हम बात करेंगे डिफरेंट फैक्टर्स की जो कि इस कर्व को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। तो बच्चे ये हमने एक सिंपल सा एस्पेक्ट किया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फर्दर फैक्टर्स की, उसके बाद मैं सर्टेन और चीजें बताऊंगी कि हमारे पास कर्व जो है वो राइट और लेफ्ट शिफ्ट होने वाला, ठीक है। तो ये फैक्टर्स उसे किस तरीके से राइट या लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चे हमारे पास पहला फैक्टर है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इटसेल्फ, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है, दो साइड्स हम डील करेंगे, ठीक है, मैं दोनों साइड्स को साइमल्टेनियसली लेके चलती हूँ ताकि हम फटाफट रिलेट कर सके उसे। तो हमारे पास या तो साइड होगी टिश्यू साइड पे एक्सचेंज होता है, या तो होता है लंग एल्वियोलाई साइड पे, है ना, ये दो साइड्स होती है। तो एक पहला हमारे पास है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल प्रेशर को, ठीक है। तो बच्चे फर्दर हमारे पास है टेम्परेचर एंड फर्दर पीएच, ये फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास टिश्यू रीजन की तरफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा ब्लड में, क्यों, क्योंकि बच्चे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इसीलिए कम हो जाएगा क्योंकि टिश्यू में एक्सचेंज होगा और ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू टेकअप कर लेगा और अल्टीमेटली उसे यूटिलाइज कर लेगा। तो पार्शियल प्रेशर टिश्यू में कम हुआ, पहले सारे सिचुएशंस डील कर लेते, और एल्वियोला में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, तो टिश्यू में कम है, तो मतलब हेमोग्लोबिन के पास अभी टेंडेंसी है, ठीक है,
हेमोग्लोबिन के पास अभी टेंडेंसी है कि वो ज्यादा बाइंड करे ऑक्सीजन को, यानी कि जब यहाँ से ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन जाएगा एल्वियोलाई के पास, वहां पे पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, तो पार्शियल प्रेशर जब उसको ज्यादा मिलेगा तो वहां पे अकॉर्डिंगली वो बाइंड करेगा ही करेगा हेमोग्लोबिन। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है क्योंकि टिश्यू जो है वो ऑक्सीजन जब लेता है तो वो यूज कर लेता है, तो वहां पे एक्सचेंज तो पॉसिबल नहीं है, वहां पे तो वो रिलीज करेगा, यहाँ पे टेकअप करेगा, जहां पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा है वहां से वो टेकअप करेगा। ठीक है ना। तो बच्चे फर्दर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड PCO2, टिश्यू के केस में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है और एल्वियोलाई के केस में कम होता है। ठीक है। टेम्परेचर टिश्यू में मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा हो रही होती है तो वहां पे ज्यादा होगा, एल्वियोलाई के केस में अगेन कम होगा। ठीक है। और बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड जहां पे ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के इफेक्ट से पीएच जो है वहां पे लो होगा, कार्बोनिक एसिड बन रहा था, ठीक है, ये जो है वो लो होगा। ठीक है। तो पीएच जो है हमारे पास जो जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा वहां पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, है ना। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो हमारे पास पीएच जो है वो लो हो जाएगा। H पॉजिटिव ज्यादा होना यानी कि एसिडिक कंडीशन होना, एसिडिक कंडीशन यानी कि पीएच लो होना, तो हमारे पास सेकेंड फैक्टर है। ठीक है। अगर पीएच को H पॉजिटिव एस्पेक्ट से लिखूं, H पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा पीएच उतना लो होगा, तो हमारे पास ये फिगर्स जो है वो उल्टी हो जाती है। H पॉजिटिव ये आप रिलेट कर पाओगे कि कल हमने पढ़ा था जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था तो पहले वो H2CO3 बना, उसके बाद H पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज हुए थे, याद है। H पॉजिटिव एंड बाइकार्बोनेट आयंस प्लाज्मा में चले गए, H पॉजिटिव रह गए थे, इसका इफेक्ट भी होता है हेमोग्लोबिन सेचुरेशन पे। ठीक है। H पॉजिटिव अगर ज्यादा हुआ है वो टिश्यू में ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था, तो उसने बाइकार्बोनेट आयंस पे H पॉजिटिव बनाया और यहाँ पे हमारे पास बाइकार्बोनेट आयंस कम होते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट इफेक्ट एस्पेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है। अब बच्चे हमारे पास फर्दर इस दौरान हमारे पास इफेक्ट्स क्या क्या होंगे। ठीक है। क्या होगा, तो बच्चे हमारे पास टिश्यू और एल्वियोला में दोनों में आप देख रहे हो डिफरेंट सिचुएशंस है, तो हमारे पास एक कॉमन कर्व तो नहीं बन सकता, हमारे पास ये स्टैंडर्ड कर्व है जो हमने इन सब फैक्टर्स को, सिर्फ हमने ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर को कंसीडर किया ही, तो बाकी फैक्टर्स हमने कंसीडर ही नहीं किए। तो बाकी फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए जब हम कर्व देखेंगे तो हमारे पास कर्व जो है उसका शिफ्टिंग हो जाता है। ठीक है। तो इस शिफ्ट को डिटरमाइन करने से पहले मैं आपको एक कंडीशन बताऊंगी। ठीक है। तो हमारे पास एक फैक्टर है जिसे हम P50 फैक्टर कहते हैं। ठीक है। तुम्हारे पास वो डिसोसिएशन फैक्टर को एक्सप्लेन करता है। तो बच्चे हमारे पास ये कर्व है। ठीक है। तो कर्व में जैसे हमने वी मैक्स के केस में बात की थी, जब एंजाइम एक्टिविटी की बात की थी उस दौरान हमने स्टडी किया था कि हम वी मैक्स को चेक ना करके हमेशा हाफ वी मैक्स को चेक करते हैं। ठीक है। उसमें हम Km वैल्यू निकालते हैं यानी कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जब हमारे पास हाफ वी मैक्स वैल्यू अटेन हो जाती है। तो यहाँ के केस में हम कंप्लीट सेचुरेशन नहीं देखते, यहाँ पे हम 50% सेचुरेशन देखते हैं। तो ये अगर कंप्लीट सेचुरेशन 100% हो रही है तो ये 50% सेचुरेशन होगी, और वो पॉइंट जब 50% सेचुरेशन आ जाती है, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब 50% सेचुरेशन आ जाती है उसे P50 वैल्यू कहा जाता है, यानी कि P50। तो P50 वैल्यू जो है वो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का जब 50% सेचुरेशन हेमोग्लोबिन अटेन कर लेता है, और P50 वैल्यू नॉर्मल रेंजेस में आती है 26 mm ऑफ Hg टू 30 mm ऑफ Hg के दौरान। ठीक है। तो P50 वैल्यू के एस्पेक्ट से हमें बहुत सारी चीजें अब डिटरमाइन कर रही है, इन फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो पहले P50 वैल्यू मेंशन कर देती हूँ, व्हाट इज P50। तो P50 वैल्यू जो है इट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अगेन यहाँ पे देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, तो P50 वैल्यू इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन व्हेन hemoglobin gets 50% saturated। ठीक है।
तो बच्चे अब इस P50 वैल्यू को आगे डिटरमाइन करना है इन फैक्टर्स को यूज करके। ठीक है, अब बच्चे टिश्यू में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि वो डिनोट करेगा ऑक्सीजन की डिसोसिएशन को। तो हमारे पास इस तरीके से कर्व आ जाता है, शिफ्ट टू राइट। कर्व जो है वो शिफ्ट टू राइट हो जाएगा। दिस इज द शिफ्ट टू राइट। और ये राइट में शिफ्ट हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि टिश्यू में जाके, टिश्यू के दौरान क्या होता है, जब टिश्यू के पास हेमोग्लोबिन पहुंचता है वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही हमारे पास पीएच बी डिक्रीज होगा। पीएच का डिक्रीज होना मतलब H पॉजिटिव का इंक्रीज होगा। तो PCO2 जैसे ही बढ़ेगा, H पॉजिटिव जैसे ही बढ़ेगा, PCO2 H पॉजिटिव जैसे ही बढ़ेगा और टेम्परेचर भी वहां पे इंक्रीज होगा, वैसे ही हमारे पास ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो जाएगा। तो इन दिस कंडीशन जब PO2 कम होता है, PCO2 ज्यादा होता है, टेम्परेचर और H पॉजिटिव भी ज्यादा होता है, तो हमारे पास ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो जाता है। ऑक्सीजन डिसोशिएट्स, तो मतलब हमारे पास टेम्परेचर का बढ़ना, H पॉजिटिव का इंक्रीज होना और PCO2 का इंक्रीज होना ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन से डिसोसिएट कर देता है। एंड दिस शिफ्ट्स कर्व टू राइट, शिफ्ट टू राइट। तो बच्चे हम इस कर्व से ही देख सकते हैं ये फैक्टर जब टिश्यू में जाके इंक्रीज हो। सोचो अगर इन फैक्टर्स के चेंज होने पर, इस फैक्टर के इस तरीके से होने पर ऑक्सीजन डिसोशिएट नहीं करेगा तो टिश्यू को ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? तो इन फैक्टर्स का होना जरूरी था, इन फैक्टर्स का इसको इफेक्ट करना जरूरी था। ऑक्सीजन को कैसे पता चलेगा उसका डिसोसिएशन होना है? तो बच्चे ये फैक्टर्स को डिटरमाइन करके जब हेमोग्लोबिन इन फैक्टर्स को डिटरमाइन करता है तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन डिसोशिएट हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखो P50 वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो गई, शिफ्ट टू राइट हुआ तो P50 वैल्यू आगे बढ़ गई है। तो मतलब अब हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ऑक्सीजन से हेमोग्लोबिन क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया। डिसोशिएट हो गया मतलब उसमें सैचुरेशन कम हो गई है। अब सैचुरेशन कम हो गई है मतलब हमें पार्शियल प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। अब पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो हेमोग्लोबिन वहां पे जाके बाइंड करेगा ऑक्सीजन के साथ, है ना। तो ये हमारे पास P50 वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। बट एल्वियोलाई में जाते ही हमारे पास सेक्टर्स बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज कर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है इसलिए उसका पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और H पॉजिटिव आपस में रिलेटेड है तो कार्बन डाइऑक्साइड H पॉजिटिव डिक्रीज हो जाएगा और टेम्परेचर भी वहां पे कम होगा कंपैरेटिवली। टिश्यू में मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई होती है। तो मुझे इस दौरान क्या होगा, इन फैक्टर्स के रहते हुए ऑक्सीजन जो है उसका एसोसिएशन हो जाता है, एसोसिएट्स विद हेमोग्लोबिन, और जिसकी वजह से हमारे पास कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट में। कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट, तो हमारे पास कर्व जो है वो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो शिफ्ट टू लेफ्ट होगा। और इस शिफ्ट टू लेफ्ट में देखो P50 वैल्यू डिक्रीज हो गई, मतलब जो ऑक्सीजन बाइंड कर ही रहा है हेमोग्लोबिन के साथ इन फैक्टर्स के दौरान, तो हमें पार्शियल प्रेशर और बढ़ाने की जरूरत है। जैसे जैसे वो बाइंड करेगा वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। वैसे ही इसी तरीके से P50 वैल्यू जो है हमारे पास डिक्रीज हो जाती है जब कर्व शिफ्ट करता है लेफ्ट में। और लेफ्ट में शिफ्ट करने के लिए हमें ये वैल्यूज चाहिए। ये फैक्टर्स जो है वो इस तरीके से जब चेंज होते हैं, इस फैक्टर्स इस कंडीशन पे आते हैं तो हमारा पास कर्व जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट कर जाता है। तो मतलब हम नॉर्मल कर्व से देखें तो हमारे पास ये सिचुएशन होती है। तो इन सिचुएशन के अकॉर्डिंग या तो हमारे पास नॉर्मल कर्व से लेफ्ट होगा या तो राइट होगा। तो ये है हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है, और बच्चे इस फैक्टर में, इस पूरे केस में मैं यहाँ पे ये फैक्टर पे वापस आ रही हूँ, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसे कल के एस्पेक्ट्स के साथ जो है वो रिलेट करेंगे। कल हमने क्या किया था, आरबीसी के बारे में बात की थी। ठीक है, आरबीसी में क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड को जब मूव करना था तो आरबीसी में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन किया था जब कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से आया था। वापस से रिकॉल करो उसे। मुझे तो कार्बोनिक एसिड बना था
कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में, और उसके बाद उसका डिसोसिएशन भी हुआ था H पॉजिटिव प्लस बाइकार्बोनेट आयंस। हमने कहा था जो बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो बाहर चले जाएंगे प्लाज्मा में, उसके बदले में क्लोराइड शिफ्ट होगा और क्लोराइड अंदर आएगा। यही कहा था हमने, सारी चीजें रिकॉल करो। कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा पॉइंट है हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, ट्रांसपोर्ट एज बाइकार्बोनेट आयन। उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आरबीसी के अंदर आता है तो वो वाटर के साथ कंबाइन करके पहले कार्बोनिक एसिड बनाता है, देन डिसोशिएट करता है H पॉजिटिव में और बाइकार्बोनेट आयन। यही कहा था हमने। और उसके बाद बच्चे हमने बाइकार्बोनेट की बात तो की थी कि बाइकार्बोनेट बाहर चला जाएगा और प्लाज्मा के साथ मूव करेगा, और जब एल्वियोलाई के पास पहुंचेगा तो वापस से आरबीसी में जाएगा, पूरा प्रोसेस उल्टा होगा। लेकिन ये सोचा है कि ये H पॉजिटिव जो यहाँ पे है इसका क्या हुआ यहाँ पे, तो बच्चे ये आरबीसी वही आरबीसी है जो टिश्यू के पास आया। वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेने नहीं आया था, वो ऑक्सीजन को रिलीज करने आया था, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन करवाने के लिए आया था ताकि वो टिश्यू में जा सके। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग हो रही है, तो मतलब हमें ऑक्सीजन को कैसे रिलीज करवाना है यहाँ पे, उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है यहाँ पे बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन भी एचबी भी है, तो ये H पॉजिटिव जो है ये बढ़ गया ना, H पॉजिटिव यानी कि एसिडिक कंडीशन आ गई यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा तो जाके प्रोसेस हुआ ना, H पॉजिटिव तब रिलीज हुआ यहाँ पे, तभी H पॉजिटिव बढ़ा है। ठीक है, तो बच्चे H पॉजिटिव जब बना है, H पॉजिटिव यहाँ पे आके हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है और आरबीसी के अंदर बना देता है HH2, यानी कि एसिडिक हेमोग्लोबिन। और एसिडिक हेमोग्लोबिन में नॉर्मली क्या बाइंड किया था, ऑक्सीजन। जैसे ही वो एसिडिक बना वैसे ही ऑक्सीजन अब बहुत ज्यादा देर तक बाइंड नहीं कर पाया, अनस्टेबल हो गया और रिलीज हो गया। अब समझ आया कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से और H पॉजिटिव कैसे बढ़ा इस कंडीशन में, और H पॉजिटिव और CO2 के बढ़ने से ऑक्सीजन कैसे डिसोशिएट हुआ। वो डिसोशिएट इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन हेमोग्लोबिन बन गया था, यानी कि एसिडिक हेमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिसोशिएट हो गया। लेकिन जब हेमोग्लोबिन यहाँ पे पहुंचेगा एल्वियोलाई के पास तो ये रिएक्शन वापस से उल्टी होनी है, बाइकार्बोनेट आएगा, वापस से HHV से H लेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, देन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब हेमोग्लोबिन जो है वो एसिडिक नहीं रहा, अब ऑक्सीजन फिर से बाइंड कर सकता है, तो ऑक्सीजन की डिसोसिएशन को प्रमोट करते हैं हमारे पास डायरेक्टली। ठीक है, तो ये है हमारे पास फैक्टर्स। तो कल वाला टॉपिक जो है वो इस इफेक्ट से रिलेटेड है, तो मतलब आप कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्ट इफेक्ट देख रहे हो ऑक्सीजन के डिसोसिएशन पे टिश्यू रीजन में। तो दिस इफेक्ट ऑफ CO2, इफेक्ट ऑफ PCO2 ऑन रिलीज और डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज बोहर्स इफेक्ट। इस इफेक्ट को जब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के डिसोसिएशन को प्रमोट करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना ऑक्सीजन के डिसोसिएशन को प्रमोट करता है, इज कॉल्ड एज बोहर्स इफेक्ट। बोहर्स इफेक्ट इसीलिए क्योंकि इस इफेक्ट को बोहर ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो अभी तक हमने दो एस्पेक्ट्स पढ़े हैं, एक क्लोराइड शिफ्ट जिसे हैम्बर्गर फिनोमेना कहा जाता है और दूसरा बोहर्स इफेक्ट। ठीक है, तो बच्चे ये है हमारे पास ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, जो कि नॉर्मली स्टैंडर्ड कंडीशन में ऐसा होता है, बट हमारे पास कुछ फैक्टर्स है जो कि इफेक्ट करते हैं इस कर्व को, इसीलिए ये कर्व जो है उस नॉर्मल पेज पे ना होके या तो राइट की तरफ शिफ्ट होता है या तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। अगर टिश्यू रीजन की बात करें तो हमारे पास ऐसे फैक्टर्स होते हैं, इसीलिए शिफ्ट टू राइट हो जाता है, और एल्वियोला में ऐसे फैक्टर्स होते हैं और शिफ्ट टू लेफ्ट हो जाता है। शिफ्ट टू राइट यानी कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन, और शिफ्ट टू लेफ्ट यानी कि ऑक्सीजन एसोसिएशन विद हेमोग्लोबिन। तो ये है हमारे पास कंप्लीट ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन